नार्सिसिज्म के ट्रेट्स हम सब में हो सकते हैं, बट क्या हर इंसान नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी होगा? नहीं। ये कैसे तय होगा कि कोई नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है वर्सेस कौन नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की कैटेगरी में फॉल करता है? नेगेटिव इमोशंस हमेशा बुरे नहीं होते हैं, नेगेटिव बिहेवियर भी हमेशा बुरा नहीं होता है, बट वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है और उससे हमें और दूसरों को कितना नुकसान होता है, इस बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। तो कौन से ऐसे कॉमन सिम्टम्स हैं जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर में होते हैं? मोस्ट ऑफन उन पर्सनैलिटीज में होता है, उन लोगों में होता है जिन्हें एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लव नहीं मिलता है, या फिर निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल में यूजुअली बच्चा पूरी तरीके से निग्लेक्ट हो जाता है। देयर इजंट इनफ इमोशनल अटेंशन टू द चाइल्ड। अ रिलेशनशिप इज ऑलवेज बिटवीन टू पीपल, विच मीन्स कि कभी भी हमेशा 50-50 नहीं होता है। हर बार अपसेट हूँ, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन मैं हर बार सिर्फ उसे चिल्ला कर बता रही हूँ, हर बार मैं अग्रेसिव होकर बता रही हूँ, दैट मीन्स इट्स एन इशू। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस है? किसी का झगड़ा हो जाए तो उन्हें नहीं पता चलेगा कि वो शायद बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि शायद उन्हें लगता हो कि मेरी बात सामने वाला तभी सुनेगा जब मैं चिल्ला कर अगर बोलूँगी। तो कौन से ऐसे साइंस हैं जब आप फ्रेंड्स बनाते हो या आप पार्टनर चूज करते हो, आपको ध्यान रखने चाहिए पर्सनालिटी डिसऑर्डर के स्पेस में? आजकल रेड फ्लैग्स ग्रीन फ्लैग्स वाली कॉन्वर्जेशन का बहुत ज़्यादा आई थिंक प्रेवलेंस है। एक चीज़ जो हम भूल जाते हैं कि रेड फ्लैग्स हम में भी हो सकते हैं। नमस्ते, द जर्नी विद इन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, मेरे यानी शोभा राणा के साथ। मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडसेट कोच हूं और साथ ही इस पॉडकास्ट की होस्ट और क्रिएटर भी हूं। द जर्नी विद इन पॉडकास्ट का एम है कि आपको आपकी बेस्ट लाइफ, ड्रीम लाइफ डिजाइन करने में मदद करे, और ये हम करते हैं बाय टेकिंग द जर्नी विद इन, खुद के अंदर की तरफ लौटाने से, खुद को बेहतर समझने से। आज हम अपनी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, लाइफ इवेंट्स को कैसे समझते हैं, अपनी लाइफ का नजरिया या पर्सपेक्टिव कैसे बिल्ड करते हैं, उसकी एक बहुत गहरी समझ पैदा करने की कोशिश करते हैं इस पॉडकास्ट पर, ताकि जो हमारी बेस्ट लाइफ है उसको क्रिएट करने का, उसको डिजाइन करने का एक तरीका, एक रूट तय हो पाए। आज के इस एपिसोड में हमने द जर्नी विद इन करने की कोशिश की है थ्रू द लेंस ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। आज हम बात कर रहे हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के बारे में, आपकी सेल्फ इमेज के बारे में, आप खुद को कैसे समझते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे समझते हैं, कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डिसफंक्शनल हो जाते हैं या डिसरेगुलेट हो जाते हैं, जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का रूट ले सकते हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की शुरुआत कहाँ से होती है, इसका रूट कॉज ओरिजिन क्या है, पेरेंटिंग का कितना रोल है, कौन से अलग अलग तरीके के पेरेंटिंग स्टाइल होते हैं, कौन से अलग अलग तरह के अटैचमेंट स्टाइल होते हैं, कैसे आप रिश्तों को समझते हैं, कैसे आप खुद को समझते हैं, अपना ऑथेंटिक सेल्फ हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, ऑथेंटिसिटी होती भी क्या है, रिलेशनशिप्स में, करियर में, आपके एवरीडे डिसीजन मेकिंग में, एवरीडे लिविंग में आपके पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से मैनिफेस्ट करते हैं और कब ये कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स से डिसऑर्डर बन जाते हैं, ये हमने आज इस कॉन्वर्जेशन में कवर करने की कोशिश की है। आज हमारे साथ इस इंटरेस्टिंग और बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्वर्जेशन के लिए प्रज्ञा लोधा हैं, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं और मेंटल हेल्थ रिसर्चर हैं, और साथ ही साथ ये कॉलेजेस में लेक्चर्स देती हैं स्टूडेंट्स को, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं अबाउट मेंटल हेल्थ। आज इनके साथ ये कॉन्वर्जेशन को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी आपको अपनी लाइफ की सिचुएशंस, अपनी लाइफ के इवेंट्स, खुद की पर्सनालिटी देखने को मिलेगी इस एपिसोड में, इस कॉन्वर्जेशन के थ्रू। तो चलिए मिलते हैं प्रज्ञा से ऑन द जर्नी विद इन पॉडकास्ट। हाय प्रज्ञा। हाय शोभा। प्रज्ञा, मेंटल हेल्थ जो है मेरे इंटरेस्ट का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट रहा है। आप एक थेरेपिस्ट हो, आप एक एडवांस रिसर्चर भी हो, और आप बहुत सारा काम इस स्पेस में करते हो। आज मेरे पास एक बहुत स्पेसिफिक टॉपिक है जिसके बारे में मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। हमने पास्ट में भी बहुत सारे एपिसोड किए हैं मेंटल हेल्थ पर, बहुत सारे अलग थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट को इस प्लेटफॉर्म पे द जर्नी विद इन पॉडकास्ट पे लेकर आई हूँ। आज जो आपसे स्पेसिफिक टॉपिक को मैं एक्सप्लोर करना चाह रही हूँ, दैट इज पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। कि ये होते क्या है, कहाँ से इनको समझने की शुरुआत की जाए। सो प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंड कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते क्या है।
राइट। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स भी मेंटल हेल्थ कंसर्न्स के अंडर आते हैं, और जब हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर समझना चाहते हैं तो एक बहुत सिंपल तरीका ये होगा समझने के लिए कि जब हम हमारे पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में कमियां इस तरीके से देखें कि वो डिसफंक्शनल हो जाए यानी कि हम अपने रिलेशनशिप्स, हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आने लगे, या फिर हम काम ठीक तरीके से ना कर पाए, इमोशंस को रेगुलेट करने में प्रॉब्लम हो, और हमारी जो दिनचर्या है अगर उसमें हमें परेशानी आने लगे, तो हमें समझना चाहिए कि कुछ तो प्रॉब्लम है। तो जब पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में फ्लॉ इतना हो कि वो डिसफंक्शनल हो जाए और हमें अपने रोज़मर्रा का काम ईजिली या स्मूथली ना करने दे, तो हम वहाँ पर समझते हैं कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का प्रॉब्लम हो सकता है। एक क्लासिक प्रॉब्लम पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का ये है कि हम यूजुअली जब क्लिनिक प्रैक्टिस में देखते हैं कि मोस्ट पीपल हु हैव अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर, they think that they don't have a problem and people around them have a problem. So clinically अगर हम इसे असेस करते हैं तो हम यही देखते हैं कि दूसरों में और एनवायरनमेंट में, यानी कि घर के वातावरण में, रिलेशनशिप्स में ज़्यादा डिस्ट्रेस होता है। तो मोस्ट ऑफन हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स ऐसे ही समझते हैं, क्योंकि द फर्स्ट अप्रोच होती है वो उनकी होती है जो उससे एक्चुअली परेशान होते हैं, राइट। सो इस तरीके से पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को एक ब्रीफ नटशेल में समझा जा सकता है। तो इसमें आपने कहा कि पर्सनालिटी जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिसफंक्शनल हो जाएं, वो ठीक तरह से काम ना करें, तो ये कौन से पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन से ऐसी हमारी एबिलिटीज हैं जो डिसफंक्शनल हो जाती हैं? लार्जली शोभा ये हमारे इमोशनल रेगुलेशन से जुड़ी होती हैं, हमारे डिसीजन लेने की एबिलिटी से जुड़ी होती हैं। इम्पल्सिविटी एक कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है उस चीज़ का कि हम ज़्यादा जल्दी से बिना सोचे समझे डिसीजंस ले लें। अग्रेशन एक हिस्सा होता है उस कैरेक्टरिस्टिक का जो कि डिसरेगुलेटेड हो सकता है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स बहुत सारे तरीके के होते हैं, उन्हें मेजर 3 क्लासिफिकेशंस क्लस्टर ए, बी और सी में किया जाता है। हर एक क्लस्टर में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, और हम देखते हैं कि हर एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के अपने मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मोस्ट कॉमन हम क्लिनिक प्रैक्टिस में क्लस्टर बी टाइप देखते हैं, हु कम फॉर हेल्प, हु विल ऑल्सो कम टू टेल कि डिस्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है कि फिर हम वो लोग अपने आप से जितना भी कोशिश कर लें वो ठीक नहीं होता। लेवल्स ऑफ डिस्ट्रेस इतने बढ़ने लग जाते हैं कि दिनचर्या में तो प्रॉब्लम आती ही है, लेकिन कुछ कुछ सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी, कभी कभी पैनिक अटैक्स या फिर दूसरे प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाते हैं। तो उसके साइंस इस तरीके से शुरू होते हैं कि ज़्यादा लो मूड रहने लगता है, या फिर जब लोग आते हैं तो वो हमें बताते हैं कि ये मेरे साथ बार बार हो रहा है, राइट। एंड दैट्स व्हेन वी नो, क्योंकि पर्सनालिटी डिसऑर्डर जब हमें डायग्नोज करना होता है तो हमें बहुत ज़रूरी है ये ध्यान में रखना कि इट इज़ समथिंग दैट हैपन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आई थिंक आई विल ऑल्सो टेक दिस मोमेंट टू शेयर विथ यू कि कई बार क्या होता है कि क्योंकि हम एक ऐसे एरा में रहते हैं जहाँ पर इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन इन्फोडेमिक थैंक्स टू द इंटरनेट, कि हम सेल्फ डायग्नोज बड़ी जल्दी से कर लेते हैं। पर्सनालिटीज़ हर इंसान की जो है एक स्पेक्ट्रम पर होती हैं, सभी इंसान में थोड़े थोड़े एलिमेंट्स कॉमन होते ही हैं, बट अगर हम सोचें कि पर्सनालिटी एक स्पेक्ट्रम पर है, राइट, लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल इट्स फ्रॉम 0 to 10, राइट, मोस्ट पीपल विल फॉल बिटवीन से 3 to 6, बट जो ज़्यादा एक्सट्रीम्स में हो वहाँ हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम है, दैट ईदर देयर इज़ टू लेस ऑफ समथिंग और देयर इज़ टू मच ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। प्रज्ञा, आप जितने ट्रेट्स की अभी आपने या जो साइंस की आपने बात की, जैसे आपने कहा एग्रेशन एक साइन है, इम्पल्सिविटी एक साइन है, बट ये बहुत सिचुएशनल भी तो हो सकता है कि मेरे लाइफ में कोई सिचुएशन ही ऐसा अभी अकर कर रही है जो अग्रेशन डिमांड कर रही है, लेकिन अदरवाइज मैं शायद वैसा इंसान नहीं हूँ। कई लोग ये बोलते हैं ना कि ये तो मुझे ट्रिगर हुआ या उन्होंने ऐसा किया या ऐसा हुआ इसलिए मैं ऐसे बिहेव कर रहा हूँ। तो कितना ये सिचुएशन बेस्ड होता है, कितना ये आपका ऑनगोइंग डिफॉल्ट मोड या आपका खुद का एक पर्सनालिटी ट्रेट होता है, बिकॉज दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा मुझे ओवरलैप भी कहीं ना कहीं दिखता है।
क्योंकि एक सिचुएशन में कई लोग अग्रेसिव हो सकते हैं। मैं इनफैक्ट बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर्स, बहुत सारे मंक्स, इस तरह के लोगों से बात करती हूँ और मैंने उनको भी बहुत गुस्सा होते हुए देखा अगर कोई सिचुएशन आ जाती है तो। लेकिन हम उसको फ्लॉ नहीं मान सकते, राइट? सो मुझे अंडरस्टैंड करने में हेल्प कीजिए कि कैसे हम इन दोनों सिचुएशंस को नेविगेट करें। आई थिंक एक कोर डिफरेंस जो हम समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ हेल्दी एंड व्हाट इज़ अनहेल्दी, उसके डिफरेंस में ये है कि कॉन्टेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? नेगेटिव इमोशंस हमेशा बुरे नहीं होते हैं, नेगेटिव बिहेवियर भी हमेशा बुरा नहीं होता है, बट वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है और उससे हमें और दूसरों को कितना नुकसान होता है और कितनी बार नुकसान होता है, इस बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैं हर बार अपसेट हूँ, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन मैं हर बार सिर्फ उसे चिल्ला कर बता रही हूँ, हर बार मैं अग्रेसिव होकर बता रही हूँ, दैट मीन्स इट्स एन इशू, बिकॉज आई कैन लर्न हाउ टू कम्युनिकेट इन अ वे वेर आई डोंट नीड टू बी अग्रेसिव। और लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे एनवायरनमेंट में ऐसा कुछ हो जाए जो मुझे अनकंफर्टेबल कर दे, या फिर जो हम आम भाषा में बोलते कुछ मुझे ट्रिगर कर दे, एंड आई जस्ट शट डाउन। फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोग ये कहते हैं कि जब उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उन्हें बुरा लगता है तो वो चुप हो जाते हैं, वो बात नहीं करते। बट क्या उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? मतलब बहुत लोग ये कहते हैं कि मैं रूम से निकल जाता हूँ, या मैं वॉक पे निकल जाती हूँ, या मैं कोई जवाब ही नहीं देती, बोलने तो उनको जो बोलते हैं। करेक्ट। सो यू आर सेइंग कि अगर हम ऐसा भी करते हैं तो वो भी एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है। Not really. See, if it is used momentarily just to mitigate the situation, अगर उस सिचुएशन को संभालने के लिए उसे यूज किया जाए, इट्स हेल्दी। लेकिन अगर मैं उस चीज के बारे में बात ही ना करूं, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरा और किसी का झगड़ा हो गया और मुझे पता है कि अगर मैं बोलती रही तो मैं अननेसेसरली बोल दूंगी। कॉमनली हम बोलते हैं ना कि गुस्से में बहुत सारी चीज़ें निकल जाती है, तो उसे एक्सेसिव रैंट को रोकने के लिए आई जस्ट एग्जिट द सिचुएशन। लेकिन मैं फिर दोबारा आऊं और इस चीज़ को ठंडे दिमाग से सोचूं और फिर बात करूं। और ऐसा बार बार ना हो। जो आपने कहा कि रेपिटिशन, और कितने लंबे टाइम तक आप ऐसा कर रहे हो। कई लोग जो हैं वो कई महीनों सालों तक शटडाउन मोड में ही चलते हैं कि जैसे ही झगड़ा होता है, मैं देखती हूँ बहुत सारे कपल्स के बीच में, या इनफैक्ट पेरेंट्स और बच्चों के बीच में भी इशू आता है कि इनका तो काम ही है बोलना, मैं नहीं लेता हूँ, या मैं किसी का नॉनसेंस नहीं लेता हूँ, आई जस्ट डोंट टेक देयर नॉनसेंस, राइट? दैट होल एटीट्यूड अगर वो एक बहुत लंबे टाइम तक जा रहा है तो इट कैन बी वन साइन, इज व्हाट यू आर सेइंग, कि आप ओपन टू कम्युनिकेट नहीं हो, आप ओपन टू अंडरस्टैंड योर ओन पर्सनैलिटी। वो तो जो कर रहे हैं सामने वाले इंसान, दैट कैन बी अ पॉजिटिव एक्शन, नेगेटिव एक्शन, सही हो सकता है, गलत बात कह सकते हैं, लेकिन आपकी खुद की पर्सनैलिटी क्या है? अगर वो ऐसी ही है जो शट डाउन होती जा रही है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो डिसऑर्डर या एक डिसफंक्शनल एबिलिटी पैदा हो रही है कि आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वाले इंसान नहीं है। आप दिक्कतों को सॉल्व करने में बिलीव नहीं रखते हो। आपको लगता है ये एग्जिट रूट लेना या तो कन्वीनियंट है, या कंफर्टेबल है, या जस्ट उस मोमेंट में पीसफुल है। राइट। यू नो, एक छोटा सा डिफरेंस मैं ज़रूर बोलूँगी जो बहुत ज़रूरी है कि हम उसे समझें, कि क्या अनहेल्दी और डिसफंक्शनल बिहेवियर्स होते हैं एंड दे लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर इज़ नॉट ओनली बेस्ड ऑन वन सिम्टम और वन साइन। उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि लंबे समय तक कुछ चीज़ रिपीट हो रही हो, लेकिन एक क्लस्टर ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स हो। तो मतलब सिर्फ एक सिम्टम नहीं, कुछ सिम्टम्स कॉम्बिनेशन में होने चाहिए। यस। तो कौन से ऐसे कॉमन सिम्टम्स हैं जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर में होते हैं? अगेन हर डिसऑर्डर के लिए अलग होता है, लेकिन एक चीज़ अगर हमें डिसऑर्डर्स के बारे में समझना है तो हमें ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, बिकॉज आई थिंक अभी सेल्फ डायग्नोसिस का ट्रेंड इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हर कोई एवरी सेकेंड पर्सन हु कम्स एंड दे आर कन्विंस्ड दैट दे हैव अ डिसऑर्डर और दे हैव अ प्रॉब्लम। जैसे कई बार अब जैसे करंटली नार्सिसिज्म के बारे में अगर कंटेंट इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा है तो लोगों को पढ़ के ऐसा लगता है, और इंटरनेट हमारे पास एक्सेस है तो we all just quickly go to the internet, we go read, and the curiosity is that I want to know कि मेरे साथ क्या रॉन्ग है। मैं थोड़ा सा कुछ पढ़ूंगी और मुझे लगेगा कि हाँ ये तो मेरे साथ भी होता है। अब अगर हम देखेंगे तो नार्सिसिज्म के ट्रेट्स हम सब में हो सकते हैं, बट क्या हर इंसान नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी होगा? नहीं। ये कैसे तय होगा कि कोई नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है वर्सेस कौन नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की कैटेगरी में फॉल करता है? इस कि डिसफंक्शन कितना ज़्यादा है।
कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं, कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो डिसफंक्शन को तय करते हैं? सो अगेन आई थिंक इट्स डिफिकल्ट टू से इट ऑल एट वंस बिकॉज हर एक पर्सनैलिटी के अपने क्लस्टर्स ऑफ सिम्टम्स होते हैं. पर जैसा कि मैंने बताया आपको कि इमोशनल डिसरेगुलेशन कितना ज़्यादा है, इंसान अपने रिश्तों के साथ या फिर अपने एनवायरनमेंट के साथ, लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल फैमिली, फ्रेंड्स, रोमांटिक पार्टनर्स, वर्क कलीग्स के साथ किस हद तक कितने फंक्शनल रिलेशनशिप्स रख सकता है. अब जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में हम देखते हैं कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ चार्म एंड करिश्मा in the outward world relationships or at work. Somebody may be extremely successful at work, may be extremely charming to the outside people, but the agony is known only to those people who live with that person at home. कि उन्हें पता है कि हाँ ये बाहर तो बहुत अच्छे से रहते हैं और सब इनकी बहुत तारीफ करते हैं, बट जो घर की चार दीवारी में उनके साथ रहते हैं सिर्फ वो ही जानते हैं कि कितनी उन्हें परेशानी होती है उनके साथ रहने में. तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कई सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में, बट नॉट नेसेसरीली कि वो हर पर्सनालिटी डिसऑर्डर में हो. लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल एक सुपरफिशियल चार्म और करिश्मा हम नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज़ में, एंटी सोशल पर्सनालिटीज़ में कभी कभार देख सकते हैं. नार्सिसिज्म में ज़्यादा होता है, एंटी सोशल में हो सकता है, कभी कभी ना भी हो सकता है. कौन से कॉमन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं प्रज्ञा? Most often, if I have to talk from my experience, that I think the most common ones that I work with are cluster B personality, as we can say, जहाँ पर बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं. नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में भी हम जिन लोगों को ये डिसऑर्डर होता है, आई थिंक वो एक बहुत कम परसेंटेज ऑफ लोग होता है, लेकिन जो लोग उनसे अफेक्टेड होते हैं हम उस पॉपुलेशन के साथ काम करते हैं. क्लस्टर सी में एक डिपेंडेंट पर्सनालिटी होता है, जो भी हम बहुत ज़्यादा कॉमनली देखते हैं, जहाँ पे इमोशनल डिपेंडेंस, इमोशनल को डिपेंडेंस इज़ एक्सट्रीमली हाई. सो दीज आर द थ्री दैट आई कैन टेल यू आर द मोस्ट कॉमन वंस. एक डिसऑर्डर, मतलब आई थिंक वी कैन गो ऑन एंड टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ देम, बट अगर रेलिवेंटली अगर हम बात करें तो एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी होता है जो हम देखते हैं, जो कई बार लोग उसे ओसीडी के साथ कंफ्यूज ज़्यादा कर देते हैं. तो इसलिए वो कभी आते नहीं हैं उस डायग्नोसिस या उस डायग्नोस्टिक अंडरस्टैंडिंग के साथ कि शायद मुझे ओसीपीडी है. वो दूसरे प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, उन्हें लगता है कि कुछ और प्रॉब्लम है, बट पता चलता है कि उनकी प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली रिलेटेड टू द पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स दैट वी सी इन ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स. और एक चीज़ और मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी, क्योंकि हम डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, कि कई बार ये ट्रेट्स और डिसऑर्डर में डिफरेंस होता है. ट्रेट्स हर इंसान में होते हैं, कुछ में कम कुछ में ज़्यादा, लेकिन जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें वो ट्रेट्स इतने ज़्यादा डिसफंक्शनल हो जाते हैं कि जैसा हम बात कर रहे थे कि नॉर्मल दिनचर्या में कंटिन्यू करना भी मुश्किल हो जाता है. वो इंसान नॉर्मल रिलेशनशिप्स नहीं रख पाता है. इवेंचुअली अगर वो काम में भी अच्छा कर रहे हो तो इवेंचुअली कहीं ना कहीं शायद उनके काम में भी इम्पैक्ट होने लगता है. इमोशनल डिसरेगुलेशन और डिस्ट्रेस हमेशा रहता ही है. डिप्रेशन एंड एंजाइटी आर वेरी कॉमन कंडीशंस जो हम साथ में देखते हैं व्हेन इट कम्स टू पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स. प्रज्ञा, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता क्या है, और बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस है? राइट. बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का कोर फीचर होता है इमोशनल डिसरेगुलेशन, यानी अपने इमोशंस को समझ नहीं पाना और मैनेज नहीं कर पाना. तो कॉमन सिम्टम्स या साइंस जो हम देख सकते हैं वो होगा बहुत जल्दी गुस्सा आना, इम्पल्सिव होना. कौन से इमोशंस को ना समझ पाना? मोस्ट ऑफन इट इज डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट्स और नेगेटिव इमोशंस. जैसे कि अगर आप एक्सप्लेन करना फॉर चाहो. एग्जाम्पल अगर हम उसे एक्सप्लेन करें कि अगर किसी का झगड़ा हो जाए तो उन्हें नहीं पता चलेगा कि वो शायद बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि शायद उन्हें लगता हो कि मेरी बात सामने वाला तभी सुनेगा जब मैं चिल्ला कर अगर बोलूँगी तो. राइट. वर्सेस अगर हम नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी देखें तो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी का कोर फीचर होता है ऑब्सेशन विद द सेल्फ.
राइट, जो हम बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी में नहीं देखते हैं। कुछ हद तक हो सकता है, बिकॉज कई बार एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है दैट दे आर अटेंशन सीकर्स। दे आर नॉट अटेंशन सीकर्स, बट बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी कि जब हम डेवलपमेंटल ट्रैजेक्टरी देखते हैं कि वो कैसे बनता है, मोस्ट ऑफन उन पर्सनालिटीज़ में होता है, उन लोगों में होता है जिन्हें एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ लव नहीं मिलता है, या फिर एनवायरनमेंट में, फैमिली एनवायरनमेंट में, पेरेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। So the child is stretched and does not know how to resolve conflicts. नहीं पता है कि इमोशंस कैसे रेगुलेट करते हैं। गुस्सा आ रहा है तो कितना गुस्सा अच्छा है, कितना गुस्सा ज़्यादा है। एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होने लगती है, इनसिक्योरिटी भी होती है, एक अश्योरेंस नहीं होता है कि आई विल बी ओके। कॉन्स्टेंटली उन्हें लगता रहता है कि लाइक कोई मुझे छोड़ के चला जाएगा, कोई मेरे साथ बुरा कर देगा, या फिर मैं अपना ध्यान नहीं रख सकती या रख सकता। तो ये सारे इमोशंस बहुत ज़्यादा कोर में होते हैं बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। वर्सेस जब हम नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी देखते हैं, तो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी में हम बाहरी रूप से तो देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, बट एट द कोर ऑफ इट उनका कॉन्फिडेंस लेवल एक्चुअली बहुत लो होता है। सो द आउटवर्डली कॉन्फिडेंस जो होता है वो बस एक करिश्मा के लिए एक मास्क की तरह होता है, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ सर्वाइवल स्ट्रैटेजी, राइट। मोस्ट ऑफन आई थिंक द थियोरी ऑल्सो टेल्स अस कि जब हम नार्सिसिज्म देखते हैं तो देर इज अ जेनेटिक लिंक ऑल्सो। मोस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के लिए there is a genetic link, but that does not mean that's the only reason. I think जब भी हम mental health या mental health concerns समझते हैं तो हम risk factors बोलते हैं, there are no causative factors, क्योंकि बहुत सारे कारण ऐसे हो सकते हैं जिस वजह से एक इंसान को mental health concerns, mental health problems या फिर personality problems भी हो सकते हैं. So it's at the psychological level, biological level and at an environmental level. सो कमिंग बैक टू नार्सिसिज्म कि नार्सिसिज्म में एक अनहेल्दी ऑब्सेशन विद द सेल्फ होता है। एक होता है कि मैं कहूँ कि आई एम गुड एट व्हाट आई डू, और एक होता है दैट इज कॉन्फिडेंस, और एक होता है कि मैं कहूँ कि आई एम द बेस्ट और नो वन इज बेटर देन मी। सो आई थिंक अगर हम स्नो वाइट वाली स्टोरी याद करते हैं तो द क्वीन ओवर देयर इज समबडी हु कैन बी सेड टू sort of have a narcissistic personality, that the obsession with the self is so much कि हमसे बर्दाश्त नहीं होता है कि हमसे कोई बेहतर हो भी सकता है। तो नॉर्मल बिहेवियर में क्या होगा कि हम जब भी बात करेंगे तो हमें एक प्रूव करना होगा कि नहीं, मैं ही बेटर हूँ, और आई विल ऑलवेज वॉन्ट द अपर हैंड, द अपर एज, आई विल ऑलवेज वॉन्ट टू बी बेटर। तो मेरी एक अनहेल्दी सेंस ऑफ कंपेटिटिवनेस होती है, और जो कई बार उससे भी आ सकती है कि हाँ, मतलब मैं लोगों को नीचा दिखाकर ही बेहतर महसूस करूं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज का। अकॉर्डिंग टू डेटा हमें पता चला है कि 80% लोग जो द जर्नी विद इन पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो अभी तक हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर आते हैं, कॉन्वर्जेशंस को देखते हैं और ये कॉन्वर्जेशंस आपको मीनिंगफुल लगती हैं, तो प्लीज गिव इट अ थॉट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो, क्योंकि जब आप एक वीडियो से, एक पॉडकास्ट से एंगेज करते हैं तो फिर वो राइट लोगों के पास तक पहुंचता है। और आजकल आपको पता है कितना सारा कंटेंट है, तो उसके बीच में से एक relevant, meaningful, intentional conversation को cut through करने के लिए it needs your support. So do support the channel if you like what we are doing here at the Journey Within podcast. Right, so हमने borderline personality disorder और narcissistic personality disorder के बारे में बात की। अब इनके रूट पे चलते हैं कि ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आते कहाँ से हैं, कहाँ से शुरुआत होती है? What is the origin story of these personality disorders? I think the father of psychology and psychoanalysis, Sigmund Freud, was very correct in saying that one of the root causes of our problems come from the childhood. Especially जब हम personality disorders की बात करते हैं तो we can confidently say that it definitely stems from childhood, because personality is something that's not just built in like some time, some weeks or months. It is something that concretizes over years, right? तो theory में हम बोलते हैं कि 16 years तक एक इंसान की personality concrete हो जाती है। तो जब हम बचपन में बचपन की एक हिस्ट्री हम देखते हैं, जिसे डेवलपमेंटल हिस्ट्री या डेवलपमेंटल ट्रैजेक्टरी हम क्लिनिकली बोलते हैं,
तो वहाँ हम देखते हैं कि पेरेंट्स के साथ ऑफ कोर्स एक कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप होता है, नॉट नेसेसरली बोथ पेरेंट्स, बट इट कुड बी ईदर पेरेंट्स और बोथ पेरेंट्स. इट कुड बी ऑल्सो लाइक अ केस व्हेन देयर इज देयर आर पेरेंटल फिगर्स, राइट. अगर पेरेंट्स ना हो तो पेरेंटल फिगर्स हों. जॉइंट फैमिलीज होती है तो बहुत ज़्यादा पेरेंटल फिगर्स होते हैं, तो वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज देन इट्स लाइक टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ वाली जो सिचुएशन है. A lot of times we also see that a core component is an experience of childhood trauma, जो कई तरीकों में आ सकता है. Most often we see that emotional trauma is a common component across all personality disorders. Not necessarily, but yes, a history of child sexual abuse वो भी एक core component हो सकता है, जो कि एक चाइल्डहुड ट्रॉमा का ही एक पार्ट हो सकता है, राइट. बिल्कुल अर्ली चाइल्डहुड ट्रॉमा को अगर हम क्लासिफाई करें तो उसमें सेक्सुअल अब्यूज भी आ सकता है. बिल्कुल बिल्कुल. और वो कई बार एक ही इंसिडेंट हो सकता है, एक सिंगल इंसिडेंट हो सकता है, जो अगर अब उसके कई सारे वेरिएशंस होते हैं, बट लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल कि एक ही इंसिडेंट हुआ है अब्यूज़ का, सेक्सुअल अब्यूज़ का, पर बच्चे की उम्र छोटी रही हो या बच्चा बोल नहीं पाया हो या वो इंसिडेंट इन इटसेल्फ बहुत ज़्यादा स्कारिंग रहा हो, सो दैट वन इंसिडेंट इज़ इनफ टू कॉज इनफ ट्रॉमा दैट कैन कॉज प्रॉब्लम्स कि इन हम द जिस पर्सनालिटी तरीके ऑफ से द चाइल्ड. यस जिस तरीके से एक इंसान की पर्सनालिटी बनती है. और कई बार ये होता है कि देयर इज़ प्रोलॉन्ग्ड ट्रॉमा ऑल्सो, और वो ज़रूरी नहीं है कि वो सेक्सुअल ट्रॉमा ही हो, इमोशनल ट्रॉमा भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल देखेंगे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि कोई घर पर है, उसके अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा नहीं बनती है, बच्चा स्कूल जाता है, फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करता है, बट उसके फ्रेंड्स भी नहीं बन पाते हैं, या फिर वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करता है कि वो फ्रेंड्स बना सकता है. हो सकता है कि शायद उसके कुछ रोमांटिक रिलेशनशिप्स हों, और कई बार हमें लगता है कि दे आर रोमांटिक रिलेशनशिप्स पेरेंट रिलेशनशिप्स के बाद सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इंटीमेट रिलेशनशिप्स माने जाते हैं. अगर वहाँ पर भी बुरे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, तो एक समय के साथ एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम देखते हैं कि कई बार ये प्रॉब्लम्स जो हैं धीरे 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 बिल्ड होती हैं, राइट. क्योंकि एक कॉमन चीज़ जो हम बोल सकते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में, दैट वी आइडेंटिफाई पैटर्न्स. एज थेरेपिस्ट हम यही देखते हैं कि क्या पैटर्न रहा है हमारे अटैचमेंट्स का, क्योंकि अटैचमेंट स्टाइल सिर्फ पेरेंटिंग तक ही सीमित नहीं होती है. अटैचमेंट स्टाइल का एक सिंपल मीनिंग अगर हम देखें तो वो है कि हाउ डज वन पर्सन अटैच और फॉर्म अ बॉन्ड विद अनदर पर्सन. इसमें 2-3 बातें आप कह रहे हो. सबसे पहला तो जो रीज़न आपने बताया पर्सनालिटी डिसऑर्डर की जो रूट कॉज है, जो ओरिजिन है, वो कहीं ना कहीं पेरेंटिंग से आ रहा है कि किस तरह के एनवायरनमेंट अर्ली चाइल्डहुड में आपको मिला गया. एक फैमिली एनवायरनमेंट हम बोल सकते फैमिली एनवायरनमें या पेरेंटिंग, आजकल क्योंकि बहुत फैमिलीज न्यूक्लियर हैं, सो लेट्स से कि आप जिस परिवार के साथ रहते हो, जो आपके पेरेंट्स हैं, तो कौन से मैं आपके साथ 2-3 चीज़ें यहाँ एक्सप्लोर करना चाहती हूँ. एक तो कौन से ऐसे डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं, फिर आपने बाद में बात की अटैचमेंट स्टाइल्स की, कि अटैचमेंट स्टाइल्स हम दूसरों के साथ जब रिश्ता बनाते हैं तो उसके कौन कौन से तरीके या स्टाइल्स होते हैं, और बीच में आपने बात की चाइल्डहुड ट्रॉमास की. तो हम तीनों थ्रेड्स को थोड़ा ओपन करेंगे, और ताकि जो व्यूअर्स जो इस कॉन्वर्जेशन को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो अपनी लाइफ को थोड़ा झांक पाएं और थोड़ा समझ पाएं कि हम इस पूरी कॉन्वर्जेशन को अपना टाइम देखकर क्या अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हैं अपनी लाइफ को लेकर. तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अबाउट पेरेंटिंग स्टाइल्स. कौन से डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं, और इसमें से हेल्दी पेरेंटिंग स्टाइल कौन सा होता है, सबसे अनहेल्दी कौन सा होता है? सो पेरेंटिंग स्टाइल्स अगर हम देखें तो मेजरली देयर आर 3 टाइप्स: अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन एंड निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल्स. निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल में यूजुअली बच्चा पूरी तरीके से निग्लेक्ट हो जाता है. देयर इजंट इनफ इमोशनल अटेंशन to the child, and the neglect is more on the emotional level. So there is a possibility that parents may provide materialistically, कि बच्चे का ध्यान रखना, स्कूल भेजना, मटेरियल चीजें होना, अच्छी ट्रेंडिंग चीजें लाके देना, बिल्कुल प्ले एरियाज में बुकिंग कराना, बर्थडे सेलिब्रेट करना, वो सब चीजें हैं. बिल्कुल. तो वो मटेरियलिस्टिकली इट्स देयर, बट एट द इमोशनल लेवल there is a void. So basically यही होता है neglectful parenting में, कि the materialistic provisions cover up for the
इमोशनल प्रेजेंस ऑफ द पेरेंट्स। ऐसा पेरेंट मानते हैं कि अगर हम मटेरियल चीज़ें दे रहे हैं, लेटेस्ट गैजेट, लेटेस्ट गेम्स और जो भी लेटेस्ट है उनको दे रहे हैं, तो इसका मतलब मेरा ड्यूटी फुलफिल हो गया है। तो ये तो हुई नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग की बात, कि जहाँ पर आप अपने बच्चे को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इमोशनली उसके लिए अनअवेलेबल हैं किसी भी रीज़न की वजह से। कारण आपका काम हो सकता है, आपके पर्सनल सेल्फ अवेयरनेस की कमी हो सकती है, आपका लो ईक्यू हो सकता है, इमोशनल कोशेंट हो सकता है, राइट। फिर आपने दो और तरीके की बात की, पेरेंटिंग स्टाइल्स, विच इज़ अथॉरिटेटिव एंड अथॉरिटेरियन। इनके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग जो होती है, उस पेरेंटिंग स्टाइल में हम बेसिकली देखते हैं कि एक फॉर्म ऑफ कंट्रोल होता है, अथॉरिटी होती है। अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन दोनों में अथॉरिटी और सेंस ऑफ अथॉरिटी होती है पेरेंट के पास। लेकिन फर्क ये होता है कि अथॉरिटेरियन में पेरेंट इज द ओनली डिसीजन मेकर, द वन हु डिसाइड्स कि क्या होगा, बच्चे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन अथॉरिटेटिव में वो ज़्यादा नर्चरिंग अथॉरिटी होती है, जहाँ बच्चा डिसीजन मेकिंग का हिस्सा होता है। सो हम बच्चे से पूछना कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या सही लग रहा है, पेरेंट अपनी राय दे कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये सही है, आपकी क्या सोच है, आप क्या करना चाहते हो। तो देयर इज अ सेंस ऑफ अथॉरिटी जो बच्चे के पास भी होती है, और वो सिर्फ पेरेंट के पास आर्बिट्रेरिली या सोलली नहीं होती है। तो ये 3 तरीके के मेजर पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं जो हम देखते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आर नथिंग बट पैटर्न्स, कि हमारी पर्सनालिटी, अपने आप को देखने का तरीका, अपनों से रिलेट करने का तरीके का पैटर्न क्या है, उसे पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स और एक डिसफंक्शनल लेवल पे पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। हम अगर इस पैटर्न को समझें, पहले तो कॉमन पैटर्न है क्या, एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले इंसान के कॉमन पैटर्न्स क्या है, और इन कॉमन पैटर्न्स को समझने से होगा क्या। अगर कोई इस पॉडकास्ट को सुन रहा है और उसको लगता है कि ये पैटर्न्स वो एग्जिबिट करते हैं, या उनके पार्टनर एग्जिबिट करते हैं, या उनके बच्चे एग्जिबिट करते हैं, तो पैटर्न्स को जानने से क्या होगा? क्योंकि पैटर्न्स बहुत सारे हो सकते हैं, मैं कुछ कॉमन चीजें बता सकती हूँ कि जिस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर पाए, और बहुत प्रैक्टिस में देखते हो, कॉमनली देखते हो कुछ उन पैटर्न्स के बारे में। और बहुत सिंपल तरीका है एक्चुअली टू नो कि जब कोई प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं। सबसे पहले उसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद शायद हम अपने अपनों के पास जाते हैं, जिन्हें हम थोड़ा ट्रस्ट करते हों, जिनसे हम क्लोज महसूस करते हैं। यूजुअली जो दोस्त या फिर पार्टनर या कोई एक मेंटर होता है, जिनसे हम बात करते हैं और देखते हैं कि ये प्रॉब्लम्स है, अब क्या किया जाए। जब वहाँ से भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो और हमें ये पता चले कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ बार बार हो रही है, तो दैट्स व्हेन यू नो दैट यू कैन टेक हेल्प। बट दूसरी चीज़ ये भी है कि एक कॉमन तरीका जो हर किसी के लिए जिससे प्रॉब्लम हो, और जो ऐसे लोगों के साथ रह रहा हो जिन्हें लगे कि शायद उनमें प्रॉब्लम हो सकती है, द कॉमन थिंग इज डिस्ट्रेस, यानी परेशानी। कि वो परेशानी कभी कभी तो हर किसी को होती है। डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, चैलेंजिंग सिचुएशंस हर किसी की लाइफ में आते हैं, बट वो पार हो जाते हैं और हम एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो है अपनी लाइफ जी सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। बट लेट्स से फॉर एग्जांपल एक ऐसा हाउस होल्ड है जहाँ हर दिन झगड़े हो रहे हैं, हर दिन कॉन्फ्लिक्ट्स है, हर दूसरे तीसरे दिन शायद हाथ उठ रहा है, या फिर वर्बल अब्यूज़ हो रहा है, या फिर लेट्स से फॉर एग्जांपल कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, और हो सकता है कि शायद ये हर दिन नहीं हो रहा हो, बट एवरी 15 डेज 20 डेज कोई एक ऐसी फाइट हो जाएगी जहाँ बहुत ऊंची आवाज़ में बात होगी, शायद हाथ उठ जाएगा, या फिर बिल्कुल ही बात नहीं होगी। कभी कभी साइलेंट पैटर्न्स भी, लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल जब भी प्रॉब्लम होती है जस्ट शट डाउन, जब भी प्रॉब्लम होती है बात मत करो, अवॉइड करो, डिस्ट्रैक्ट करो, कुछ और बात करो। तो जब और वो एक फ्रस्ट्रेशन आपको महसूस होती है इंडिविजुअल लेवल पे कि अरे ये प्रॉब्लम बार बार हो रही है, एंड एवरी इंडिविजुअल विल से द सेम थिंग कि ये बहुत समय से चल रहा है, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया बट कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। पढ़ने समझने के बाद भी कई बार आजकल जब हम देखते हैं कि पीपल विल एक्चुअली रीड एंड कम, वो इंटरनेट पे पढ़ के आते हैं कि अच्छा ये क्या है, अगर ये सिम्टम्स हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गाली गलौच हो रही है, या फिर कभी हाथ उठ गया, या फिर इमोशनली पर्सन बहुत एक्सप्लोजिव है, तो हम पढ़ते हैं कि अच्छा ये होगा तो हम ये करते हैं, बट वो भी काम नहीं कर रहा है।
तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो पार्टनर्स हो, फ्रेंड्स हो, पेरेंट या चाइल्ड हो, किसी भी रिलेशनशिप में जब हम कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर काम करते हैं तो उसमें दो लोग लगते हैं। हमेशा सिर्फ एक पर्सन गलत नहीं हो सकता है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि ताली दो हाथ से बजती है, या फिर इंग्लिश में हम बोलते हैं कि टेक्स टू टू टैंगो। सो बेसिक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ मैंने तो अपना बिट किया, बट क्या सामने वाला कर रहा है। सो दीज आर सम कॉमन साइंस, और जो आपको एक फ्रस्ट्रेशन के तौर पे, सैडनेस के तौर पर पता चलेगा। प्रज्ञा, अगर हम ऐसे जंक्चर पे आते हैं, जैसा आपने कहा कि ताली दो हाथ से बजती है, लेकिन अगर आपके पार्टनर और आप में से सिर्फ एक इंसान ही काम कर रहा है, वो आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, लेकिन दूसरा इंसान ये मानने को तैयार ही नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसा मैं आजकल बहुत कॉमन अपने सर्कल्स में भी सुन रही हूँ कि उनको दिखता ही नहीं है, उनको प्रॉब्लम नहीं लगती, तो फिर ऐसे रिलेशनशिप का क्या डेस्टिनेशन है? वहाँ पे क्या एग्जिट ले लेना चाहिए? कहाँ तक कोशिश करनी चाहिए? रिकंसिलिएशन की कोशिश किस हद तक जायज़ है? इसके बारे में भी थोड़ी बात करो, क्योंकि आप मैरिटल काउंसलिंग भी करते हो, मैरिटल थेरेपी भी करते हो, तो आप ऐसे रिलेशनशिप्स को देखते हो, डिफिकल्ट रिलेशनशिप्स को, क्योंकि मुझे लगता है अगर दोनों कोशिश करना चाहे बेहतर करने की, तो भी एक लिवेबल सिचुएशन है कि दोनों का एक कॉमन गोल है। अगर दोनों कोशिश ना करना चाहे तो भी एक कॉमन गोल है कि चलो मे बी प्रॉब्ली वील एग्जिट दिस रिलेशनशिप, या हम एक कुछ ऐसे ग्राउंड रूल्स बना लेंगे और फिर हम अपनी अपनी जिंदगियां जिएंगे, जो कि आजकल मैं देखती हूँ मॉडर्न बहुत सारे कपल्स ऐसा भी करते हैं कि अगर हम अलग भी नहीं हो सकते बट वी आर क्लियर कि हमें सॉल्व भी नहीं करना है, तो वील हैव आवर पैरेलल लाइव्स। एक वो भी मुझे लगता है जो लोग फंस जाते हैं वो ये है कि एक इंसान तो सॉल्व करना चाहता है लेकिन दूसरा इंसान नहीं करना चाहता है, तो उस वाले रिलेशनशिप में क्या सोल्यूशन है? मोस्ट ऑफन जब हम प्रैक्टिस में देखते हैं, कई बार कपल्स ऐसे भी आते हैं जहाँ पर एक पर्सन आएगा और बताएगा कि भाई रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम्स है, और शायद दूसरा पार्टनर थेरेपी के लिए रेडी नहीं है या काम नहीं करना चाहता है, या फिर एक्चुअली उसे लगता है कि उसमें कोई खामी या परेशानी है ही नहीं। इट्स ओनली दैट वन पर्सन हु नीड्स टू डू ऑल द जॉब। रिलेशनशिप चाहे कोई भी हो, किसी भी तरीके की हो, रोमांटिक हो या ए रोमांटिक या अनरोमांटिक, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, अ रिलेशनशिप इज ऑलवेज बिटवीन टू पीपल, विच मीन्स कि कभी भी हमेशा 50-50 नहीं होता है, कभी 60-40 होता है, कभी 80-20 होता है, बट वो बैलेंस चेंज होते रहना चाहिए। अगर 80% वेट ऑफ द रिलेशनशिप एक ही इंसान निभा रहा है और उससे एक्सपेक्टेशन है कि वो ही निभाता रहे, तो दैट रिलेशनशिप इज नॉट नेसेसरीली कि वो काम नहीं करेगी, वो काम करेगी, बट क्या वो फुलफिलिंग होगी, क्या वो सेटिस्फैक्ट्री होगी, क्या वो इंसान जो 80% वेटेज ले रहा है क्या वो खुश होगा? बिकॉज एक रिलेशनशिप में इट्स ऑलवेज अबाउट टू पीपल, इट्स नेवर अबाउट वन पर्सन। लेकिन क्या करें अगर ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि हम लोगों ने कोई ऐसा रोड ब्लॉक हिट किया है जहाँ पे शायद हम दोनों को काम करने की ज़रूरत है, लेकिन आपका पार्टनर इज़ जस्ट नॉट रेडी। उनको लगता है कि कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम नहीं है, हमारा इंटीमेसी भी ठीक है, हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ ऑल इन योर हेड। या तो आपके हेड में है, आपके दिमाग में है, या तो फिर आप ही प्रॉब्लम हो, आपको ही लगता है और आप सही में आपके अंदर बहुत सारी कमियां भी हैं, तो आप ही जाके ठीक करो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। उस सिचुएशन में कि वो कपल क्या करे? इसके 2-3 डायरेक्शंस या रूट्स हो सकते हैं। पहले तो ये है कि अगर थेरेपी एक रूट है तो उसमें सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम की तह तक जाते हैं, राइट? लेकिन थेरेपी के लिए दूसरा इंसान तैयार ही नहीं है, राइट? इट्स ओके, वन पर्सन कैन ऑल्सो कम एंड स्टार्ट, और ऐसा कई बार लोग करते हैं, राइट? कि अगर दूसरा इंसान तैयार नहीं है तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे के हम उन्हें समय दे सकते हैं कि इट्स ओके, जस्ट बिकॉज वन पर्सन इज रेडी डज नॉट मीन दैट द अदर पर्सन हैज टू बी रेडी देन एंड देयर। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि दूसरा इंसान रेडी होना ही नहीं चाहता है या कंप्लीटली क्लोज्ड ऑफ है, तो वहां पर यूजुअली उसे उस रिलेशनशिप को वर्कआउट करना सक्सेसफुली इट्स डिफिकल्ट टू से। मतलब या तो फिर ऐसा होगा कि जो इंसान थेरेपी के लिए आ रहा है या जिसे समझ में आ रहा है कि परेशानी है, वो बस उसे एक्सेप्ट कर ले कि प्रॉब्लम ऐसे ही रहने वाली है एंड आई हैव टू कंटिन्यू दिस वे, जो कुछ लोग करते हैं। कई बार मजबूरी भी होती है, like let's say for example women who are in relationships and they are not financially independent, या जिनके छोटे बच्चे हों और वो अपने बच्चों के लिए सेपरेशन ना चाहें, तो
उन सिचुएशंस में वो डिसाइड करती हैं कि उन्हें कंटिन्यू करता है, एंड आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट दैट डिसीजन, बिकॉज जब तक वो इंसान खुद रेडी ना हो कि वो कुछ चेंज करना चाहते हैं, देयर इज़ हार्डली एनी स्कोप ऑफ वर्क। किसी को ज़बरदस्ती इन्फ्लुएंस करना, उन्हें ज़बरदस्ती कहना कि भाई फॉरगिव कर दें, उससे नथिंग रियली चेंजेस एट द रूट। हाँ, शायद सुपरफिशियल लेवल में कुछ दिन तक, कुछ समय तक चीज़ें ठीक रहेंगी, पर वो पैटर्न तो दोबारा आती ही रहती है, बिकॉज रूट से प्रॉब्लम को अगर हटाना है, उसे सॉल्व करना है, तो दोनों चीज़ों को, दोनों लोगों को हमें बैठ के सुनना, समझना, एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है। और कई बार एक बहुत कॉमन चीज़ जो मैंने रिलेशनशिप्स में देखी है व्हेन आई वर्क विद पीपल इज़ कि कई बार हमें पर्पस ऑफ रिलेशनशिप नहीं पता होता है। कई बार हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ लव बहुत अलग होता है, जहाँ पर ट्रस्ट, एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट की बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग या स्पेस नहीं होती। और मेरा ऐसा मानना है कि प्यार या लव से पहले ज़रूरी होता है कि हम इंसान को रिस्पेक्ट करें, उसे एक्सेप्ट करें और उस पर ट्रस्ट करें। हमारा ये मकसद ना हो कि रिलेशनशिप में है या अब शादी हो गई है तो सामने वाला इंसान मेरे हिसाब से रहे, मेरे हिसाब से ऐसा हो जाए, वैसा ना करे। और आई थिंक वहीं पर जो फिलॉसफी ऑफ ट्रू लव भी है, वो भी हमें यही बताती है कि हम कितना सामने वाले को जैसा वो है उसे एक्सेप्ट करें, और ना कि उसका वो वर्जन पसंद करें या उस वर्जन की तरफ जाते रहें जो हम चाहते हैं कि वो वैसा हो। और सबसे बड़ी डिस्क्रिपेंसी यही होती है। तो अगर एक इंसान जो काम करना चाहता है वो या तो डिसाइड कर सकता है कि वो इसे एक्सेप्ट करके और आगे बढ़े, और शायद समय का इंतज़ार करे कि अगर दूसरे वाले पार्टनर को चेंज करने का मन हो, कुछ अलग करने का मन हो, बिकॉज टाइम अलोन डज नथिंग इन माई बिलीफ। मतलब किसी भी चीज़ को चेंज करने के लिए आपको इंटेंशन और एफर्ट दोनों चाहिए होता है, सिर्फ समय से कुछ नहीं होता। या फिर एक दूसरा रूट ये भी है जो कुछ लोग लेते हैं, दैट दे डू टेक एन एग्जिट वेयर दे चूज़ कि हाँ, मैंने अपना सब कुछ कर लिया है एंड दिस इज़ इट, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। और मेरा ऐसा मानना है कि स्पेशली रोमांटिक रिलेशनशिप्स में हम किसी से कितना भी कुछ भी कह दें, उन्हें कितनी भी अंडरस्टैंडिंग हो कि वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, अनहेल्दी पैटर्न है, अनसक्सेसफुल मैरिज है, पॉसिबिलिटी नहीं है, जब तक वो इंसान खुद रेडी ना हो उसे एक्सेप्ट करने के लिए। क्योंकि कई बार जब हम अब्यूजिव रिलेशनशिप्स देखते हैं, तो जो पर्सन हेल्दी होता है उस रिलेशनशिप में, वो उस अब्यूज़ के रिसीविंग एंड पर होता है। उसके लिए भी वो एक्सेप्ट कर पाना कि नहीं, मैं एक दूसरी लाइफ या बेटर लाइफ या और खुशी डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, उसके लिए भी समय लगता है। इवन एज थेरेपिस्ट आई थिंक हमारे पास वो पोटेंसी होती है, वो एक पावर होती है जो हम उन्हें बता सकते हैं कि वी कैन हेल्प द पर्सन सी ऑब्जेक्टिवली कि दिस इज हाउ थिंग्स आर। बट आई थिंक लेट अलोन अ थेरेपिस्ट, नोबडी शुड टेक द डिसीजन फॉर एनी अदर पर्सन, बिकॉज वो डिसीजन कहीं ना कहीं फिर आगे जाके इंसान सोचता है कि अरे मेरे पास समय था, मैं और समय ले सकता था, मैंने अगर ऐसा नहीं किया होता तो। सो यूजुअली माई अप्रोच एज अ पर्सन एंड एज अ प्रोफेशनल इज दैट द पर्सन शुड बी रेडी फॉर चेंज। आज हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं प्रज्ञा, तो कौन से ऐसे साइंस हैं जब आप फ्रेंड्स बनाते हो या आप पार्टनर चूज करते हो, आपको ध्यान रखने चाहिए पर्सनालिटी डिसऑर्डर के स्पेस में? आई थिंक सबसे आम चीज़ और एक बहुत ले पर्सन लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो इट विल फील गुड इन एनी रिलेशनशिप। वो खुशी इंसान को अंदर से अपने आप महसूस होती है कि वो सेफ है। जहाँ आपको ऐसा लगे कि आप अनसेफ हो, अनसेफ यानी कि आप कुछ भी बोलोगे और सामने वाला पर्सन शायद गुस्सा हो जाएगा, आपको जज करेगा, या शायद उनका एक बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा, या फिर शायद वो आपकी बात मानेंगे ही नहीं और वो ये कहेंगे कि उनका नज़रिया सही है या आपका नज़रिया गलत है। वहाँ एक पावर डायनामिक आ जाती है कि कौन बेहतर है, कौन कम बेहतर है। प्रज्ञा, अगर हम रिलेशनशिप्स या फ्रेंडशिप्स को सीख कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो इनिशियल लेवल पर तो सब कुछ ठीक ही होता है, मतलब आपको अच्छा ही लगता है,
आप किसी से भी फ्रेंड, किसी को अपना फ्रेंड बनाते हो या किसी को अपना एज रोमांटिक इंटरेस्ट चूज करते हो, तो इनिशियल फेज तो स्मूथ सेलिंग होता है मोस्ट लोगों के एक्सपीरियंस में। जैसे आज मैं और आप भी अगर पहली बार मिले हैं तो हमें अच्छा ही लग रहा है एक दूसरे से बात करके, राइट? अब 1 साल बाद कैसा लगेगा, 5 साल बाद कैसा लगेगा, 10 साल बाद कैसा लगेगा, वो एक अलग कहानी हो सकती है। तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि इनिशियली कौन से ऐसे साइंस हैं, कौन से ऐसे सिग्नल्स हैं जो हमें मिस नहीं करने चाहिए पर्सनालिटी असेसमेंट में, जब हम अपने फ्रेंड्स को या पार्टनर को चूज कर रहे हो? आई थिंक सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि यू कैन ट्रूली बी योर सेल्फ। आप जैसे हो आप वैसे रह सकते हो, आपके मन में जो है वो आप बोल सकते हो। तो मुझे लगता है इट्स नॉट सो मच अबाउट देम, इट्स अबाउट यू। हाँ, राइट, ऑफ कोर्स। और वो जैसा कि मैं कह रही थी कि वो तभी आता है जब आप अपने आप के साथ कंफर्टेबल हो। अब जैसे जब हम रेड फ्लैग्स के बारे में भी बात करते हैं, अभी आजकल रेड फ्लैग्स ग्रीन फ्लैग्स वाली कॉन्वर्जेशन का बहुत ज़्यादा आई थिंक प्रेवलेंस है। एक चीज़ जो हम भूल जाते हैं कि रेड फ्लैग्स हम में भी हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सामने वाले में ही होंगे। तो उन अनहेल्दी पैटर्न्स को खुद से जाना बहुत सिंपल चीज़ है कि कोई कुछ कह रहा है तो मैं उसकी बात सुनूं, ना कि मैं उसे अपने आप के बारे में बता दूं कि अच्छा तेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ तो और भी बुरा हुआ है। तो जिसके साथ जैसा हुआ है उसे एक्सेप्ट करना, जो जैसा है उसे स्वीकार करना कि हाँ आप ऐसे हो, आप मुझसे अलग हो, बट आप मुझसे अलग हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो। एक हेल्दी सेंस ऑफ टॉलरेंस होना कि हाँ फ़र्क हो सकता है। एक कॉमन चीज़ जो फ्रेंडशिप्स में आजकल एक प्रॉब्लम की तरह प्रेजेंट करती है वो है पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़, पॉलिटिकल आइडियाज़, बिलीफ सिस्टम्स, जहाँ पर एक फ्रेंडशिप में, एक रिलेशनशिप में अगर पॉलिटिकल आइडियाज़ मैच नहीं करते हैं तो लोग उस रिलेशनशिप को आगे नहीं ले जा सकते। एंड ऑफ कोर्स इट्स अ पर्सनल चॉइस एंड इट्स अ पर्सनल प्रेफरेंस। लेकिन मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि रिलेशनशिप में जगह इंसान के लिए होनी चाहिए। एंड ऑब्वियसली कोई भी इंसान हो, चाहे वो अपने पेरेंट्स हों, फ्रेंड्स हों, हमारा कोई पार्टनर हो, कोई कितना भी, अगर कोई ट्विन सिबलिंग भी हो, वो भी अलग होंगे। तो हम उस डिफरेंस को कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं और एक नॉन जजमेंटल स्पेस में उन्हें रहने दे सकते हैं। जो एक सिंपल, अगर मैं कहूँ तो एक्सेप्टिंग द पर्सन फॉर हु दे आर एंड नॉट फॉर हु यू वांट देम टू बी। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा मिस मैं देखती हूँ कई बार बहुत सारे रिलेशनशिप्स में, कि हम कॉन्स्टेंटली बस लगे होते हैं कि तू ऐसा कर ले, वैसा कर ले, वैसा हो जा कोई। एंड इवन नॉट जस्ट इन पर्सनल ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स बट पढ़ना, एक सोशल स्टेटस होना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं होती हैं। पर प्रज्ञा, ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ तरह की एक्सपेक्टेशंस हेल्दी हों या कुछ तरह की एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए अपने आपको अपने पार्टनर से? फॉर एग्जाम्पल कि वो इस तरह की चीज़ ना करें या ये हमारे बीच में नॉन नेगोशिएबल है, तो क्या ये हेल्दी नहीं हो सकता है? आप कह रहे हो कि एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए, वो जैसे हों उनको 100% वैसे एक्सेप्ट करें, पर जेन्युइनली कुछ उनके अंदर ऐसे ट्रेट्स हो सकते हैं या डेवलप हो सकते हैं ओवर टाइम। क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे मैं अगर अपने ही एक क्लाइंट की बात करूं तो उनका रिलेशनशिप जिस तरह से शुरू हुआ था और आज 8 years ऑफ बीइंग विद ईच अदर, 8 साल के रिश्ते में वो इंसान ने कुछ ऐसी हैबिट्स डेवलप कर ली हैं जिसमें से अल्कोहलिज्म इज वन ऑफ द थिंग्स। तो वो अब काफ़ी फ्रीक्वेंटली करने लगे हैं उनके पार्टनर। तो उनको अब ये इशू आता है कि ये तो मैं अपने लेंस से तो मैं सही एक्सपेक्टेशन बता रही हूँ कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर सेल्व्स, दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर चाइल्ड, हम कैसे उसको अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँ, मैं उसको कैसे एक्सेप्ट करूँ वो जैसे हैं। और इससे मैं आती हूँ अपने नेक्स्ट 2 पॉइंट्स पे, जहाँ से हमने शुरू किया कि हमें किस तरीके के चीज़ें देखनी चाहिए। सेकंड चीज़ है कि किसी भी रिश्ते को समय देना बहुत ज़रूरी है, राइट? बिकॉज हर इंसान चेंज होता है, हम खुद भी चेंज होते हैं, कोई भी इंसान एक जैसा नहीं रहता है। तो और आजकल एक्चुअली स्पेशली जब हम देखें कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ज़माने में आई थिंक और लोनलीनेस सबसे बड़ी इशू है हमारे सोशली कनेक्टेड वर्ल्ड में, ऑनलाइन सोशली कनेक्टेड वर्ल्ड में अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले ये है कि किसी भी चीज़ में वी शुड नॉट जंप द गन, वेदर इट्स अ रोमांटिक रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, नेटवर्किंग, कुछ भी हो। किसी भी चीज़ को, किसी भी रिश्ते को समझने में जो समय लगेगा वो तो लगेगा। उसका एक सबसेट ये भी है कि 3 साल हो या 30 साल हो, देयर इज नो गारंटी फॉर व्हाट विल चेंज अ पर्सन, राइट? जिससे मैं आती हूँ अपने थर्ड पॉइंट पर, विच इज़ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। बहुत एक कॉमन चीज़ जो
मैं अपने सेशंस में सुनती हूँ कि आई हेट कन्फ्रंटेशंस, आई डोंट लाइक कन्फ्रंटेशंस, आई डोंट वांट टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन। और वो एक सिंपल चीज़ से आती है कि कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम्स किसी भी तरीके के किसी भी दो इंसान में कैसे भी आ सकते हैं, और कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कि आप जब तक उस चीज़ के बारे में बात नहीं करोगे, कई बार ये भी होता है कि जैसे पीपल प्लीजिंग है, राइट, या फिर हम कुछ ऐसा करें जो हमें एक्चुअली ना पसंद हो, लेकिन क्योंकि सामने वाला उससे खुश है या फिर मेरा रिश्ता बना हुआ है, मेरी दोस्ती बनी हुई है, तो मैं वो करती रहूँगी। उसे कहते हैं एनेबलमेंट। सो इन अ वे आई एम ऑल्सो एनेबलिंग दैट अनहेल्दी बिहेवियर। लेकिन जब भी मुझे समझ आए, क्योंकि हो सकता है कि शायद मेरी कंडीशनिंग ऐसी हो, या मेरे कल्चरली मैंने हमेशा ऐसे ही सीखा हो कि नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते हो या ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पेशली आई थिंक हम ईस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड में अगर देखें तो बहुत कॉमन है कि सेल्फ के बारे में इम्पॉर्टेंस हमें सिखाई नहीं जाती है, बिकॉज वी बिलोंग टू कलेक्टिविस्टिक सोसाइटीज। वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट अदर्स हु आर विथ अस, आवर फैमिली। और अगर मैं थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करूँ तो मैं बताना चाहूँगी कि कई बार जब हम थेरेपी में भी वो कॉन्सेप्ट लाते हैं कि सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस, अपने आप के लिए करना, तो द फर्स्ट थिंग पीपल से इज दैट देन दैट सेल्फिश। इट्स नॉट सेल्फिश, इट्स जस्ट दैट कि हर इंसान की लाइफ में वो 4-5 शायद 10 लोग ऐसे हों कि जिन्हें खुश करने से हमें खुशी मिलती है, और वो हमें करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट बस हम अपने आप को उस सर्कल में ऐड कर दें, और ऐसा ना हो कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में मैं अपने आप को ना खुश करती रहूं, क्योंकि कभी ना कभी द इंटेलिजेंस ऑफ द बॉडी इज सच कि वो मुझे बताएगी, वो मुझे महसूस करवाएगी कि मैं नाखुश हूँ। और वो कई तरीकों में आ सकता है, उदासी, एंजाइटी, लोनलीनेस, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। और हम कॉमनली सुनते हैं ना, जो बोलते हैं कि अरे आई हैव बिन द पिलर फॉर सो मेनी पीपल इन माई लाइक लाइफ, बट एंड देर आर पीपल हु एक्चुअली से दिस, दैट आई नेवर फेल्ट और आई नेवर थॉट दैट आई वुड हैव टू कम टू यू, एंड दैट्स एग्जैक्टली दिस कि एक समय के बाद हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। वी कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। कि आप तो इतने स्ट्रांग है, आपको थेरेपी की जरूरत कैसे पड़ गई, बिल्कुल। या स्ट्रांग लोगों को हेल्प की जरूरत कैसे पड़ गई, बड़ा अचंभा होता है। लेकिन जो स्ट्रांग लोग होते हैं, शायद वो उनकी स्ट्रेंथ का कॉस्ट ही यही है कि वो अपना ऑथेंटिक सेल्फ नहीं हो रहे हैं। जिस पल में शायद उन्हें थक के बैठ जाना था, वो वहां भी लगे रहे कि क्योंकि मैं स्ट्रांग हूँ और मेरी आइडेंटिटी ये है कि मैं तो कर लेता हूँ, मैं पुल थ्रू कर लेता हूँ, तो मुझे तो उसी आइडेंटिटी को लिव करना है इस मोमेंट पे, चाहे मैं थक गया हूँ शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर, या सिर्फ मेरी इच्छा नहीं है करने की, बट स्टिल आई एम डूइंग इट जस्ट बिकॉज आई हैव टू लिव दैट आइडेंटिटी। और वो आइडेंटिटी जीते जीते ऑथेंटिक सेल्फ जो होता है डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। हमने पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को डेप्थ में डिकोड करने की कोशिश की, हमने बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात की, हमने नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात की, हमने रूट और ओरिजिन की बात की, जहाँ पे हमने कई सारे फैक्टर्स डिस्कस किए, जिसमें से आपने कहा कि एक तो अर्ली चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है। दूसरा फैक्टर हमने पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में बात की, जहाँ पे हमने 3 तरह के जो कॉमन पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं उनको भी एक्सप्लोर किया। एक और जो स्टाइल जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, जो कहीं आपने बीच में एक वर्ड भी इस्तेमाल किया, अटैचमेंट स्टाइल। अभी अटैचमेंट स्टाइल जो आपने कहा भी कि हम एक दूसरे इंसान के साथ कैसे अटैच होते हैं, रिश्ता कैसे बनाते हैं, उसको अटैचमेंट स्टाइल कहते हैं। तो कितनी तरह के अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं, और इनमें हेल्दी और अनहेल्दी क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है? राइट। अटैचमेंट स्टाइल्स हेल्दी भी हो सकते हैं, अनहेल्दी भी हो सकते हैं। ऑफ कोर्स द हेल्दी अटैचमेंट स्टाइल इज कॉल्ड एज सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल. The unhealthy ones are usually anxious attachment, avoidant attachment, and then there is a third which is the mixed type or the combination type, जिसे anxious avoidant कहा जाता है, या फिर कभी कभी disorganized अटैचमेंट स्टाइल भी कह सकते हैं। तो ये 3 यूजुअली अनहेल्दी स्टाइल्स में कैटेगराइज हो सकते हैं। एक चीज़ जो है कि जब हम अटैचमेंट स्टाइल समझते हैं तो हमें ये रखना चाहिए, ये दिमाग में रखना चाहिए कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक क्लीन लेबल होगा हर इंसान के लिए। कई बार वी कैन हैव डिफरेंट एस्पेक्ट्स, यानी फॉर एग्जांपल हो सकता है कि शायद कुछ इंसान में, या अगर हम एक इंसान की बात करें तो एक इंसान में थोड़े लक्षण हो एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल के, पर उससे ज़रूरी नहीं है कि देयर अटैचमेंट स्टाइल इज एंटायरली एंग्शियस।
कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक ही इंसान का कुछ लोगों के साथ सिक्योर अटैचमेंट है बट कुछ लोगों के साथ एंग्शियस अटैचमेंट है. दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट? तो वहाँ पर हमें ये भी एक्सप्लोर करना चाहिए कि द रोल ऑफ एनवायरनमेंट, हमारी अपब्रिंगिंग, फैमिली, हमारे पर्सनल रिलेशनशिप, सिग्निफिकेंट लोग जो हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, हम कैसे वातावरण में, कैसे एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं, हमारे क्या एक्सपीरियंसेस रहे, ये सब भी उतने ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमारे पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो हमारे अटैचमेंट स्टाइल को भी इन्फ्लुएंस करते प्रज्ञा, हैं. इसको थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं. पहले तो समझते हैं कि जो 4 अटैचमेंट स्टाइल्स आपने बताए, थोड़ा इनके बारे में और बताइए कि होते क्या हैं. बिकॉज अभी मुझे सिर्फ टर्म सुनाई दे रही है और टर्म्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है. जो ये ऑडियंस इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं वो क्या समझे इससे, पहले तो वो एक्सप्लेन कीजिए वो चारों स्टाइल्स. और फिर यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है वो यही है कि आपने कहा कि एक इंसान के मल्टीपल लोगों के साथ मल्टीपल तरह के अटैचमेंट स्टाइल्स भी हो सकते हैं. तो ये भी बड़ा फैसिनेटिंग भी है और साथ में कॉम्प्लिकेटेड भी है कि फिर अटैचमेंट स्टाइल्स को समझ के मैं क्या करूं. अगर मुझे पता है कि मेरा एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल है या अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल है जो आपने कहा कि अनहेल्दी है, तो फिर मैं इसको हेल्दी में कैसे कन्वर्ट करूं. लेट्स इवॉल्व दिस कॉन्वर्जेशन एंड मेक दिस होलसम फॉर द पीपल हु आर लिसनिंग. Right. So let's begin with understanding the unhealthy attachment styles first. Anxious attachment style में एंजाइटी इज अ ग्रेट और अ मेजर कॉम्पोनेंट, जहाँ ये होता है कि जब मैं अपने पार्टनर से या जो भी कोई रिलेशनशिप में द अदर सिग्निफिकेंट अदर जो होता है उसके साथ मेरी अटैचमेंट ऐसी होती है कि मुझे हमेशा वो इंसान चाहिए. अगर वो इंसान मुझे नहीं दिख रहा है, अगर मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने मेरे पार्टनर ने मुझसे कहा कि मैं 8 बजे तक घर आ जाऊंगा और वो 8:30 तक नहीं आता या 8:15 तक नहीं आता है, तो मेरे मन में विचार आने लगते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो गया, कुछ हुआ क्या. मैं मैसेज कर रही हूँ. अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, झगड़ा हो गया और मेरा पार्टनर चाहता है कि नहीं मैं कुछ समय लेना चाहता हूँ, बट नहीं मेरी नीड है कि नहीं अभी उसे सॉल्व करना है, अभी सॉल्व नहीं किया तो मुझे ठीक नहीं लगेगा. तो एंग्जाइटी इज़ अ वेरी कॉमन इमोशन इन एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल. तो एंग्जाइटी इस तरीके से मैनिफेस्ट करती है कि जब मेरा एक रिलेशनशिप होता है वो इंसान के साथ, उसका मेजर बेसिस या फंडामेंट इमोशन होता है एंग्जाइटी, राइट? उसका इन अ वे ऑपोजिट होता है अवॉइडेंट, कि मैं दूर जाना चाहूँ, एक डिस्टेंस होता है. आई वॉन्ट द पर्सन बट आई डोंट वॉन्ट द पर्सन. इट्स लाइक एक कॉमन चीज़ जो हम देखते हैं कि लाइक स्पेशली व्हेन वी से लाइक एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस का भी जो हम बोलते हैं कि वी आर स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट, बट वी ऑल नीड दैट लिटिल बिट ऑफ लव एंड अफेक्शन. बट अगर मैं उस चीज़ को अवॉइड करूँ या कहूँ कि नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, आई एम ओके ऑन माई ओन, आई डोंट नीड दिस, झगड़ा हो गया, कोई बात हो गई, लेकिन मैं उसे एड्रेस ना करूं, मैं उसे अवॉइड करूं, मैं डिस्ट्रैक्शंस की तरफ भागूं, तो ये एक क्लासिकल फीचर होता है अवॉइडेंट अटैचमेंट का. एंग्शियस अवॉइडेंट इज अ मिक्स टाइप जिसमें हम दोनों टाइप्स थोड़े थोड़े देखते हैं. तो इससे कवर होते हैं हमारे 3 अनहेल्दी अटैचमेंट स्टाइल्स और फिर बचता है हमारा एक हेल्दी अटैचमेंट स्टाइल विच इज अ सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल. सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में ऑथेंटिसिटी इज हाई, कि आई एम एबल टू बी माई सेल्फ, आई एम एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ. मुझे पता है कि अगर झगड़ा हो भी गया तो सामने वाला मुझे समझेगा, या मैं समय ले सकती हूँ, हम समय ले सकते हैं, हम दोबारा आएंगे, बात करेंगे. ट्रस्ट इज हाई, विश्वास होता है कि हाँ कोई कहीं जा नहीं रहा है, हम बात और ये कर हमारी डिफरेंट अटैचमेंट स्टाइल बन कैसे जाते हैं? क्यों कोई इंसान एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल अडेप्ट कर लेता है, कोई सिक्योर कर लेता है जो कि बहुत कम है, कोई अवॉइडेंट हो जाता है, कोई मिक्स हो जाता है, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, ऐसा होता क्यों है? सबसे पहले इसका रूट हम देखते हैं इन आवर रिलेशनशिप्स विद पेरेंट्स, क्योंकि वो हमारे सबसे सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप होती है जैसे ही हम बॉर्न होते हैं. तो अगर हम फ्रॉइडियन अंडरस्टैंडिंग ले तो बच्चा एक्चुअली इस तरीके से सोचता है दैट बच्चे का सर्वाइवल, एग्जिस्टेंस और उसकी लाइफ कंप्लीटली उसके पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होती है. तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट पेरेंट्स, हमारे मम्मी पापा या फिर जो भी केयर गिविंग पर्सन्स होते हैं हमारी लाइफ में, जो शुरुआत के सालों में हमें मेजरली इन्फ्लुएंस करते हैं, जो रिश्ता उनके साथ जैसा बनता है उसी से हमारे अटैचमेंट स्टाइल्स इन्फ्लुएंस होते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कुछ समय पहले हम बात कर रहे थे कि अगर मैंने बचपन में सीखा है कि
मैं अपने इमोशंस के बारे में अगर बात करूँगी या मैं बताऊँगी कि मुझे कैसा फ़ील हो रहा है या मुझे बुरा लग रहा है, आज स्कूल में किसी ने मुझसे कुछ कहा, मेरा मज़ाक उड़ाया और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और उसे बस टाल दिया जाएगा कि अरे ऐसे नहीं सोचते, उससे कुछ नहीं होता। अपना दिमाग या अपनी जो एनर्जी है, अपना अटेंशन है, उसे आप पढ़ाई में लगाओ, या तुम उससे फिर बात क्यों कर रही थी, यू शुड मेक बेटर फ्रेंड्स। अगर इस चीज़ को ऐसे एड्रेस किया जाए, तो द वे हाउ आई लर्न हाउ टू बी लव्ड एंड हाउ आई गेट लव, राइट, मैं उसी पैटर्न को प्ले आउट करती हूँ मेरे दूसरे सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप्स में। एक दूसरी चीज जो इन्फ्लुएंस करती है इज द वे हाउ आई सी द बॉन्ड बिटवीन माई पेरेंट्स, कि मैंने अपने पेरेंट्स के बीच में प्यार, अफेक्शन, केयर किस तरीके से देखा है या नहीं देखा है। मोस्ट ऑफन पीपल हु हैव अनहेल्दी अटैचमेंट स्टाइल्स हैव अ कॉमन हिस्ट्री, जहाँ वो बताते हैं कि उन्होंने हमेशा अपने पेरेंट्स को लड़ते झगड़ते देखा है। लड़ते झगड़ते अगर कभी कभी वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है, कभी कभी वो ऐसा होता है कि किसी बात के बारे में बात ही नहीं होती है, या बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। तो ये कुछ कॉमन चाइल्डहुड और स्पेशली पेरेंटिंग रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं जो हमारे अटैचमेंट स्टाइल को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो द आइडिया ऑफ बीइंग लव्ड इज एट द कोर ऑफ अटैचमेंट स्टाइल्स। तो ये बहुत पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि उनका रिलेशनशिप किस तरीके का है, और बहुत सोच समझकर मुझे लगता है हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन को लेके आना चाहिए। अगर हम खुद सॉर्टेड नहीं हैं तो हाई चांसेस कि हम सॉर्टेड इंडिविजुअल्स तो रेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऑफ कोर्स वहाँ पे आप जैसे लोगों का काम और थेरेपी, बहुत सारी ऑल्टरनेट तरीके हैं अपने माइंड को रीवायर करने के, अपनी वायरिंग को समझने के कि मैं ऐसा क्यों हूँ, और फिर उसको करेक्ट करने के भी, मतलब देयर इज अ स्कोप फॉर यू टू बिकम बेटर। बट हाँ, अवेयरनेस आई थिंक इज द फर्स्ट स्टेप कि बिल्कुल एटलीस्ट आपके विजन में तो हो कि हाँ ये चीज़ें सही नहीं है, ये चीज़ें गलत हैं। तो एक तो ये बात हो गई कि हमने थोड़ा अटैचमेंट स्टाइल्स को एक्सप्लोर करके समझा कि घुमा फिरा के जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं या अटैचमेंट स्टाइल्स हैं, अनफुलफिल्ड रिलेशनशिप्स हैं, जो भी हमारी अडल्ट लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, उनका कहीं ना कहीं मिला जुला के जो कंपस है वो आपके पेरेंटिंग की तरफ जा रहा है और अर्ली चाइल्डहुड डेज की तरफ जा रहा है। कि उस टाइम पे आपके जो प्राइमरी केयर गिवर थे, जो कि मोस्टली पेरेंट्स होते हैं या कोई और जो भी थे, उन लोगों ने आपके साथ क्या किया, खुद के बीच में क्या किया, क्या बिहेवियर था, क्या वर्ड्स यूज किए गए, किस तरह का एनवायरनमेंट आपको दिया गया, दैट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आपके अंदर हो सकते हैं, मैनिफेस्ट या नहीं हो सकते, या आपके आगे रिश्ते और जनरली लाइफ, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी करियर चॉइसेस, आपके डे टू डे लाइफ कैसे चलने वाली है। तो ये अर्ली ईयर्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। लेकिन अगर किसी कारणवश आपके अर्ली ईयर्स जैसे भी निकले वैसे निकल गए हैं, तो भी जो आज इस कॉन्वर्जेशन को सुन रहा है और आज अपने आप को किसी अटैचमेंट स्टाइल में अनहेल्दी वालों में पाता है कि हाँ मेरे साथ ये होता है, तो वो आज क्या सेल्फ करेक्टिंग के मेजर्स ले सकता है या क्या करना चाहिए टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ? आई थिंक शोभा, इन योर समरी आई विल ऑल्सो ऐड, जो आई थिंक एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है, क्योंकि कई बार मैंने क्लिनिक में भी सुना है, कई बार अदरवाइज कॉन्वर्जेशंस में भी आता है कि हम पेरेंटिंग को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, राइट, पेरेंटिंग इज जस्ट वन फैक्टर। पर हाँ, मैं उस चीज़ से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंटिंग भी एक रिलेशनशिप ही है, इट्स अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप। तो जहाँ हमें पता चले कि क्या बेहतर कर सकते हैं, हमें बेहतर कर लेना चाहिए। लाइक हाउ माया एंजेलो सेज दैट यू डू बेटर व्हेन यू नो बेटर, इट्स एज सिंपल एज दैट। बट वो इतना सिंपल नहीं होता है। और सेकंड एस्पेक्ट जो हम किसी भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को अगर लेके समझे, वो ये है कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। जैसा कि मैं कह रही थी पहले भी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान का जो चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा हो या फिर अगर डिफ़िकल्ट पेरेंटिंग रही हो, वो हर इंसान को पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं होगा। इनफैक्ट आई थिंक हम बहुत सारे अमेजिंग एग्जाम्पल्स देखते हैं जहाँ डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस में, नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग में भी द पर्सन कम्स आउट रियली वेल। आई थिंक one of the most recent examples that I can think of is someone I work with and I've been working with for the last 3.5 years, where
he lives in a different country. He is, separated from his family to a great extent emotionally also. But with awareness and individual responsibility, he has taken that charge of working on himself. And this is the beauty of being adult and of being aware 100%. कि ये एक चीज़ है कि क्योंकि अब मुझे पता है कि एक प्रॉब्लम है, चलो कुछ मिसिंग था, जो हमारी हर किसी की लाइफ में होता ही है. देयर इज नो इंडिविजुअल हु इज perfectly or well rounded, like in their upbringing or in the way how they live life. We all keep learning, I think, at every stages of our life. तो अगर हमें पता चले, और कई बार ऐसा होता है, मैं सुनती भी हूँ, हमें पता होता है बट वी आर मोर इंटरेस्टेड इन ब्लेमिंग, राइट, कि ये ऐसा हुआ इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बट उससे क्या बदल रहा है? करेक्ट. सो एक सिंपल चीज़ है, लाइक लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक आम चीज़ के बारे में भी बात करें कि कूड़ा बहुत है, गंदगी बहुत है, so start with individual responsibility. Don't wait for something to happen from top that cleanliness will come in. हम एटलीस्ट जो अपना इंडिविजुअल बिट कर सकते हैं वो हम करें. और इस चीज़ में भी लाइक हमारे पास वो स्कोप है कि वी लिव इन एन एरा जहाँ हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, जहाँ हम थेरेपी एक्सेस भी है. वो कई बार हमारे विलिंगनेस, हमारे इंटेंट पे होता है कि हम उसका क्या करना चाहते हैं. द ब्यूटी अबाउट अवेयरनेस इज, and a lot of times, I say this when I work, with people in therapy as well, that even if you can't change your unhealthy ways, it's okay as far as you are aware of it. क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एटलीस्ट पता होगा कि एक एक्सेस है कि एक दूसरी चॉइस हो सकती है. मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग और वन ऑफ माई फेवरेट स्टोरीज जो याद आ रही है कि Nagarjun was in a small town and he's known for, his meditation practices and very well known after Lord Buddha. और वो एक टाउन में थे और सभी ने साइन अप किया कि हम नागार्जुन से जो है मेडिटेशन सीखेंगे. और उसी क्राउड को देखकर एक चोर भी वहाँ पहुँच जाता है और वो कहता है कि मैं भी आऊँगा. तो नागार्जुन कहते हैं कि आप बिल्कुल आ सकते हो, लेकिन बस एक शर्त है कि आप जो भी करते हो आप बस उसके बारे में अपने आप से कहना और अवेयर हो जाना, एक अवेयरनेस के साथ जो भी आप करना वो आप करते रहना. तो उसने कहा ठीक है, उसमें कोई परेशानी नहीं है. कुछ दिनों बाद वो चोर नागार्जुन के पास आता है बहुत ही हताश कि जैसे ही मैं अवेयर हुआ, जैसे ही मैं सोचने लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वो कर ही नहीं पाया. तो या तो मैं सोच सकता था कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं कर सकता था बिना सोचे. सो दिस इज़ द पावर एंड ब्यूटी ऑफ अवेयरनेस कि एटलीस्ट हमें पता तो चलता है कि हम चीज़ें अलग तरीके से कर सकते हैं, राइट. सो देन इट्स अ चॉइस दैट वी ऑल कैन मेक. ऑफ कोर्स हो सकता है शायद बहुत लोग उससे डिसअपॉइंट हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें कई बार इस चीज़ को वे आउट करना पड़ता है कि मैं ऐसे कौन से डिसीजंस लूँ जिससे मुझे खुशी मिलेगी और मैं ऐसे कौन से डिसीजंस लूँ जिससे शायद मुझे खुशी नहीं मिलेगी. Pragya, we've had a very interesting discussion on understanding personality disorders और हमने काफ़ी सारे different areas जहाँ conversation लेके हमें जाती रही वहाँ पे explore किए. आई होप कि जो लोग इस कॉन्वर्जेशन को सुन रहे हैं वो समझ पाएं और अपने आप की पर्सनालिटीज़ को लेकर थोड़ा और अवेयर हो पाएं. क्योंकि जब ये टर्म आ जाता है, जब हम किसी चीज़ को कैरेक्टराइज करना शुरू कर देते हैं, कैटेगराइज करना शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो इंसान सच में सीकर है या सच में जो प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, जो सच में कोई सोल्यूशन माइंडसेट रखता है, तो वो अपने आप को वहाँ फिट करके देखना भी शुरू करता है कि कि मेरी क्या रोल है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. द होल आइडिया ऑफ द जर्नी विद इन पॉडकास्ट इज कि आप विद इन में क्या कर सकते हो. आउटसाइड तो हम लोग बहुत कुछ चीज़ें कर रहे हैं, बहुत कुछ करके भी देख लिया, उसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता नहीं है. आप विद इन क्या ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो. जैसे हम रिलेशनशिप की पर्टिकुलरली जो हमने काफ़ी सारे बात करी, ठीक है, अगर आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं है, आप दूसरा बना सकते हो, तीसरा बना सकते हो, पांचवा बना सकते हो, वट एवर यू कैन डू, बट इज दैट इवेंचुअली सॉल्विंग इट फॉर यू. अगर आपका फिर भी एक्सपीरियंस खराब हो रहा है, फिर भी ब्रेक हो रहे हैं रिलेशनशिप, तो समथिंग नीड्स टू बी करेक्टेड विद इन योर सेल्फ प्रोबेबली. सो आई थिंक दीज आर सम इंडिकेटर्स वेयर वन पर्सन कैन ट्रूली स्टार्ट द journey towards their own selves. Now to culminate this conversation, coming towards the end, Pragya,
जो मैं अपने हर गेस्ट से एक सवाल पूछती हूँ, एंड दैट इज देयर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस. तो एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ मेंटल हेल्थ रिसर्चर, आप सक्सेस को कैसे देखते हो ओवरऑल, और मेंटल हेल्थ के स्पेस में कैसे देखते हो? Just to check, like success as in for a person, right? सक्सेस मतलब अ सक्सेसफुल आइडिया ऑफ अ सक्सेसफुल लाइफ. Successful life, right? हाँ, ठीक है. अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से कहूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा सक्सेस ऑथेंटिसिटी में आई थिंक लगती है, जिसके बारे में आई थिंक हमने काफ़ी सारी आज बातें की हैं कि मैं चाहे कितना भी फेम, सक्सेस, पैसा कमा लूँ, डेजिग्नेशन हो, मेरे पास मटीरियलिस्टिकली सब कुछ हो, बट इफ़ आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ हु आई एम एंड व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ आई हैव लिव्ड, तो फिर उसका क्या फ़ायदा? Something which I have been practicing ever since my 20s is that मैं अपने आप से पूछती रहती हूँ कि are you happy with the way how you're living? अगर कल लास्ट डे होता तो फिर क्या ऐसा कुछ लगता कि कुछ छूट गया है, कुछ अलग करना है? एंड ग्लैडली आई थिंक आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि जितने भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, और फिर चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, आई थिंक वो सब हमें कुछ ना कुछ सिखाते ही हैं. या तो ग्रैटिट्यूड सिखाते हैं, या फिर क्या कैसे बेहतर होना है वो सिखाते हैं. और जब तक ये प्रोसेस और ये सिलसिला लर्निंग का चलता रहे, द जर्नी आई थिंक towards ourselves is always a work in progress till our last breath, and it's one of the most beautiful journeys. So हर एक experience, हर एक stage जो हमारी life में आता है, वो एक्चुअली हमें अपने आप के करीब लेकर आता है. हर इंसान जो हमारे ज़िंदगी में आता है, हर मकाम जो हम अचीव करते हैं, हासिल करते हैं, इन्हीं सब चीज़ों से लाइक पता चलता है कि मेरी लाइफ मैंने कैसी जी. क्योंकि एट द एंड ऑफ इट पैसा, सक्सेस, फेम, द मल्टीपल वर्क दैट एनी ऑफ अस डू, हमें कुछ भी लेके नहीं जाते हैं. हम सिर्फ 2 चीज़ें अपने साथ लेके जाते हैं कि मैंने अपने आप के ऊपर कितना काम किया, और दूसरी, मैंने कैसे रिलेशनशिप्स बनाए. तो मेरी पर्सनल स्पेस में भी मेरे रिलेशनशिप्स आर ऑलवेज वन अप than all the work that I do, and I really hope that I become successful in living an authentic life. I keep working towards it. So Pragya, authenticity is a marker of success for you. It is. बहुत कम लोग मुझे मिले हैं जो ऑथेंटिसिटी को टॉप ऑफ द लिस्ट रखते हैं सक्सेस में, एंड आई थिंक इट इज सच अ ब्यूटीफुल थॉट टू एंड दिस एपिसोड ऑन ऑथेंटिसिटी. क्या होती है हमने इस एपिसोड में बात किया, उस कॉन्वर्जेशन को भी एक्सप्लोर किया. आई रियली होप कि जो इस एपिसोड को देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स या सुन रहे हैं लिसनर्स, उनको एक नया पैरामीटर मिला है अपनी सक्सेस को देखने का. क्योंकि जो हमारे दिमाग में सेट पैरामीटर्स हैं और जो सोसाइटी ने हमें दे दिया है कि ये सक्सेस होगी, वो तो सबको पता है क्या है. लेकिन हाँ, क्या अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं सक्सेस को देखने के, और वहां से हम कितनी हैप्पीनेस ड्रॉ कर सकते हैं. इस पूरे पॉडकास्ट का मेरे लिए मतलब ही यही है कि हम लोगों को उनकी लाइफ के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स दिखा पाएं, और उन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में भी अगर आप जी रहे हो तो आपकी लाइफ अच्छी चल रही है वो बता पाएं, रादर देन सेइंग कि हाँ, एनफोर्सिंग एन आइडिया कि हाँ यही टेम्पलेट है और इसी से अगर आप ठीक करोगे तो आप सक्सेसफुल माने जाओगे, आप अनसक्सेसफुल माने जाओगे, एंड ऑल ऑफ दैट. सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल थॉट्स विद मी ऑन द जर्नी विद इन पॉडकास्ट, Pragya. Thank you so much for having me with you, Shobha. And now to the viewers who are watching us, thank you for tuning in. आप अब तक इस पॉडकास्ट में बने हुए हैं. आज हमने काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें की. आपको कौन सी बातें सबसे अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा. अगर आपके कोई सवाल हैं जो अनआंसर्ड रह गए हैं वो भी आप लिखिएगा, क्योंकि हम हर कमेंट को पढ़ते हैं और हम अपने अगले एपिसोड्स में उनके जवाब लाने की या फिर रिप्लाई के थ्रू आपको जवाब देने की कोशिश ज़रूर करते हैं. आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहें हर नए रिलीज़ के. हम हर फ्राइडे को एक नया एपिसोड रिलीज़ करते हैं, और आप में से कई लोग हैं जो कॉमेंट्स में रिक्वेस्ट करते हैं किसी टॉपिक पर एपिसोड करने के लिए, और हम उस टॉपिक पर पहले ही 5-7 एपिसोड्स ऑलरेडी बना चुके हैं ना. हमारी एक बहुत बड़ी प्ले लिस्ट बन गई है, ऑलमोस्ट 130-140 एपिसोड्स हो चुके हैं पॉडकास्ट के रिलीज, तो आप वो लिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं. डू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि एल्गोरिथम्स हमें बाकी लोगों तक भी पहुंचने में मदद करें. थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस सो फार, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड.